गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा रहे थे परागण, जिसमें हमने परागण कितने प्रकार से होता है ये आपको बताया था। फिर उसके बाद परागण से होने वाले लाभ तथा परागण से होने वाली हानियों को भी बताया था। आज हम उसी से जुड़े हुए एक अगली डेफिनेशन बताते हैं जिसका नाम है कृत्रिम संकरण। इसका नाम है कृत्रिम संकरण। इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। ये है कृत्रिम संकरण। कृत्रिम संकरण क्या है? यह विभिन्न वंश परंपरा के दो अथवा अधिक प्रकार के पौधों के सर्वश्रेष्ठ लक्षणों को साथ लाने एवं नई प्रजाति को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक संकरण होता है, जो पादप प्रजनकों द्वारा कृत्रिम रूप से संपन्न किया जाता है। कृत्रिम संकरण द्वारा फसलों की उन्नत किस्मों को उत्पन्न किया जाता है। इस तकनीक में यह ध्यान भी रखा जाता है कि केवल इच्छित पादप के परागकण ही प्रयुक्त किए जाएं और इच्छित वर्तिकाग्र को अनैच्छिक परागकणों को सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए कृत्रिम परागण विधि का उपयोग भी किया जाता है। इसमें कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकणों को स्वेच्छा अनुसार किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिया जाता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली नस्ल पैदा हो सके। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा कृत्रिम परागण विधि से गेहूं एवं मक्का की नई जातियां तैयार की जाती हैं। इससे अच्छी नस्ल की फसलें प्राप्त होती हैं। इसमें रोग प्रतिरोधक बीज भी प्राप्त होते हैं। तो कृत्रिम संकरण करने के लिए दो प्रक्रम आवश्यक होते हैं। तो पहला प्रक्रम हमारा है जिसका नाम है विपुषण। लिखेंगे विपुषण, नंबर 1 हेडिंग है विपुषण। तो विपुषण क्या है? यह है बंध्याकरण में पौधों के द्विलिंगी पुष्प के पराग कोशिकाओं को उनकी कलिका स्थिति में ही चिमटी से निकाला जाता है तथा एवं पुष्प मादा जनक के रूप में चयनित भी कर लिया जाता है। तो ये विपुषण कहलाता है। इसी प्रकार इसकी दूसरी हेडिंग है, वह है थैलीकरण। थैलीकरण क्या है? इसे वैगिंग या बोरा वस्त्राकरण भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में विपुंसित एवं सामान्य दोनों प्रकार के पुष्पों को पॉलीथीन आदि के थैलों से अनैच्छिक परागकणों द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र का संदूषण रोकने के लिए किया जाता है। जब इच्छित पुष्प के वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाते हैं तो इन पर दूसरे पुष्प के परागकणों को छिड़क दिया जाता है और पुष्पों को पुनः आवृत कर दिया जाता है। तो यह विधि कहलाती है थैलीकरण। तो इसमें कुछ समझ में आया कि जैसे कोई पादप लगा हुआ है और पादप के ऊपर हम किसी थैली से ढक दें तो जो उसके परागकण होंगे वो उस थैली में आ जाएंगे और फिर उसी थैली को हम दूसरे पादप में जाकर ढक दें तो जो परागकण होंगे वो उस पादप पे गिर जाएंगे। तो ये क्रिया हमारी थैलीकरण कहलाती है। तो ये था आपका कृत्रिम संकरण। क्योंकि ये हो नहीं सकता तो इसे किसी मानव के द्वारा ही कराया जा सकता है, इसलिए इसे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कहते हैं, यानी कि कृत्रिम संकरण कहते हैं। अब आपकी न्यू हेडिंग है जिसका नाम है निषेचन, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो नर एवं मादा जनन इकाइयों या युग्मकों के संयोजन या संयुग्मन की क्रिया निषेचन कहलाती है। तो पुष्पीय पादपों में यह क्रिया परागकणों द्वारा निर्मित नर युग्मक तथा बीजांड में स्थित अंडकोशिका के संयोजन द्वारा होती है। इस घटना को सर्वप्रथम स्ट्रॉकबर्गर ने 1884 में बताया था। अवगुणित नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है, जिसे बीजाणुद्भिद पीढ़ी की मात्र कोशिका कहते हैं। इन्होंने बताया कि पुष्पीय पादपों में बीजांड अंडाशय के अंदर स्थित होते हैं, जो वर्तिकाग्र से पर्याप्त दूरी पर होते हैं।
इसी कारण परागकण प्रत्यक्ष रूप से बीजांड के संपर्क में नहीं आते। यह जो क्रिया होती है निम्न चरणों में पूर्ण होती है। जैसे नंबर 1, परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। पहली क्रिया तो ये हुई कि परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, और दूसरी क्रिया है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो सबसे पहली जो क्रिया थी परागकण का वर्तिकाग्र, तो सबसे पहले का ऊपर भाग जो होता है हमने आपको बताया था वो होता है वर्तिकाग्र, बीच का भाग होता है वो होता है वर्तिका, नीचे का भाग होता है अंडाशय। तो सबसे पहले जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वो सबसे पहले उसी में उसका अंकुरण होता है। दूसरी जो क्रिया हमने बताई आपको पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो जब परागकण पराग नलिका में पहुंचते हैं यानी कि वर्तिका में पहुंचते हैं, वर्तिका से होते हुए ये फिर बीजांड में प्रवेश करते हैं जहाँ पर अंडाशय होती है, वहाँ पर फलवित्ती का निर्माण होने लगता है। तीसरी जो इसकी प्रक्रिया है वह है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। अब यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुंचा, फिर बीजांड में पहुंचा, उसके बाद ये कहाँ पहुंचा, पराग नलिका से होते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश। तो जब ये भ्रूण कोश में पहुंचता है तो ये क्या बन जाता है, बीजांड की संरचना होने लगती है। तो ये था आपका निषेचन। तो इस प्रकार से निषेचन होता है। अब हम आपको अगली हेडिंग पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मकों का संलयन। तो हेडिंग हमारी है नर एवं मादा युग्मकों का संलयन। जिसे हम कहते हैं फ्यूशन ऑफ मेल फीमेल गैमीट्स। तो आवृतबीजी भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया संयुग्मन कहलाती है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहलाती है। तो इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। निषेचन 2 बार होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन भी कहते हैं। संयुग्मन तथा त्रिसमेकन दोनों निषेचन के ही भाग हैं। इस क्रिया में कुल 5 केंद्रक भाग लेते हैं। द्विनिषेचन की खोज नविशियन ने 1898 में फ्रिटिलेरिया व लीरियम नामक पादपों में की थी, जबकि संयुग्मन की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में की थी। द्विनिषेचन आवृतबीजी की प्रमुख विशेषता है। अब हेडिंग है आपकी द्विनिषेचन का महत्व। द्विनिषेचन का महत्व। द्विनिषेचन का महत्व क्या है? नंबर 1, सबसे पहले तो इसके द्वारा नर जनक के भी लक्षण भ्रूणपोष में आ जाते हैं जो भोजन संग्रह के लिए उपयोगी होता है। नंबर 2, यह भ्रूणपोष के निर्माण को सुनिश्चित करता है। यह भ्रूणपोष के निर्माण को सुनिश्चित करता है। इसका निर्माण भ्रूण निर्माण प्रारंभ होने से पूर्व हो जाता है। इसका निर्माण भ्रूण प्रारंभ होने से पूर्व हो जाता है। नंबर 3, कायिक निषेचन या त्रिसंयोजन भ्रूणपोष की वृद्धि और निर्माण के लिए उद्दीपन प्रदान करता है। कायिक निषेचन या त्रिसंयोजन भ्रूणपोष की वृद्धि और निर्माण के लिए उद्दीपन प्रदान करता है। तो ये थे आपके द्विनिषेचन का महत्व। अगली हेडिंग आपकी है परागण एवं निषेचन में अंतर। परागण एवं निषेचन में अंतर। तो एक तरफ हम लिखेंगे परागण और दूसरी तरफ हम लिखेंगे निषेचन। तो परागण क्या है? नंबर 1, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया पर। तो हम आपको दिखा रहे हैं अंतर। पहला नंबर है पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। इसमें निषेचन में नर तथा मादा युग्मक का संयुग्मन निषेचन कहलाता है। दूसरा नंबर, यह अनेक माध्यमों से होता है जैसे वायु, जल, कीट आदि। निषेचन में इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 3, यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है। यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है।
नंबर 3, यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। नंबर 4, यह एक बाह्य एवं भौतिक प्रक्रिया है। यह एक बाह्य एवं भौतिक प्रक्रिया है। निषेचन में यह आंतरिक एवं जैविक प्रक्रिया है। यह आंतरिक एवं जैविक प्रक्रिया है। तो ये था आपका अंतर परागण और निषेचन। तो ये आपकी आज इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग थी। हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे सेकंड पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो आज ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कल हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, निषेचन, पश्च घटनाएं एवं भ्रूणोद्भव। तो आपका कल ये नया लेसन है, ये सभी लोग नोट कर लें और इसमें जिस किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो वो दोबारा हमसे पूछ ले।